हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी पर। दोस्तों, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं पत्र एवं प्रारूप लेखन की। और पत्र एवं प्रारूप लेखन में मैं आपको बेस्ट फॉर्मेट बताने वाला हूं। ये दिमाग में बिठा लो फॉर्मेट। सबसे पहले शुरुआत करेंगे निविदा से। निविदा लेखन लगभग लगभग फिक्स है आपके परीक्षा में, क्योंकि निविदा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी पिछली परीक्षाओं के अगर हम प्रश्नों का विश्लेषण करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो निविदा पर ही पूछा जाता है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल मैंने निविदा का आपको दे रहा हूं, और एक पैटर्न जो मैं निविदा का आपको दे रहा हूं। मैं आपको यहां दिखा देता हूं किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनता है, कैसे लिखना है, सिर्फ एक पेज में, और सिर्फ 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में मैं इसे बेस्ट तरीके से समझा दूंगा। ये जो आप देख रहे हो ये एक फॉर्मेट है। आपको शुरुआत फ्रेश पेज से करनी है। जो प्रश्न आएगा, प्रश्न ऐसे आएगा कि मान लीजिए आप एक सरकारी विद्यालय के किसी स्कूल का नाम आएगा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर के संस्था प्रधान है। अपने विद्यालय में परीक्षा से पहले फर्नीचरों की मरम्मत कराने के लिए आप निविदा जो है वो निविदा जारी करें। तो अब आपको मान लो ये प्रश्न आपके सामने आ गया, तो आपको जो निविदा लिखनी है उस निविदा का फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हो राजस्थान सरकार, बीचों बीच सेंटर में लिखना है। इसको एग्जैक्ट दिमाग में बिठा लेना, कोई लाइन नहीं छोड़नी है। जस्ट दूसरी लाइन में लिखना है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय जयपुर। अभी यहां पर आप स्कूल के संस्था प्रधान नहीं हो, आप जिला शिक्षा अधिकारी हो, और अपने जिले में विद्यालयों में फर्नीचर की जो परीक्षाएं आ रही है, परीक्षा से पहले फर्नीचर की मरम्मत के लिए निविदा जारी करनी है। तो आपने क्या लिखा, सबसे ऊपर राजस्थान सरकार लिखा। आपने क्या लिखा, जस्ट इसके नीचे वाली लाइन में बीच में सेंटर में अपने इस कार्यालय का नाम लिखना है। अगर मान लीजिए इसकी जगह अगर आपसे ये कहा गया कि आप एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, तो आप उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखना, कार्यालय करके लिखोगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर, या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, या कोटा, या जो भी आपको नाम दिया जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अपने स्कूल का नाम मत लिखना। इसके जस्ट नीचे, इन दोनों पंक्तियों के नीचे आप आएंगे लेफ्ट साइड में, है ना, हम बाई साइड में जिसे बोलते हैं, यहां पे क्रमांक लिखा जाता है, और इसी लाइन में यहां पर दिनांक लिखी जाती है। बिल्कुल दोनों एक ही लाइन में रहती है। इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो। अब जो क्रमांक है ना, उस क्रमांक को ऐसे लिखते हैं कि हमारा जो कार्यालय का जो नाम होता है, इस कार्यालय के नाम का प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर लिया जाता है। तो देखो, जिला का हमने जी लिया, शिक्षा का हमने सी लिया, और अधिकारी का हमने अ लिया। तो इसको एक ही लाइन में लिखना है, जी सी अ, हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ना ऐसे स्लैश, ऐसे तिरछी लाइन करनी है, और फिर हमारी निविदा है तो इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है निविदा। और चूंकि 17/2026 है तो आपको लिखना है फिर स्लैश करके 2026। और अब जो लास्ट में लिखा जाता है ना स्लैश करके, ये होता है हमारा पत्र का क्रमांक। यानी किसी भी कार्यालय से, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई भी कार्यालय हो, वहां से प्रतिदिन अलग अलग पत्र निकाले जाते हैं, अलग अलग विभागों को, अलग अलग कार्यालयों को भेजे जाते हैं। तो वो जो पत्र जाते हैं ना, उसको एक रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाती क्रम से कि भाई हमने इतने क्रमांक पर ये लेटर जारी किया, इतने पे ये लेटर जारी किया। तो वो क्रमांक यहाँ पे लिखा जाता है। तो आपने 105 लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे 10 लिख देना, 11 लिख देना, 15 लिख देना, 100 लिख दो, 105 लिख दो, 107 लिख दो, कुछ भी यहाँ पे लिख देना। और इसी लाइन में जब आगे बढ़ेंगे तो यहां आपको तारीख लिखनी है। अब यहां पे जो तारीख है ना, वो आप अपनी एग्जाम वाली तारीख लिख देना, 20 फरवरी 2026 लिख देना। 25 जनवरी है ना, तो यहां पे आप कर देना 20, और जनवरी लिखा हुआ यहां पे आप कर देना फरवरी, और 2026। बस इस तरीके से लिखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इस तरीके से लिखो। इतना लिखने के बाद में फिर जस्ट इसके नीचे यहां पे आपको लिखना है निविदा सूचना, बस इतना लिख देना। ठीक है ना, ये तो मैंने थोड़ा सा इसे अच्छा दिखे इसलिए, आप चाहो तो ब्लैक पेन से कर देना। लाल पेन का यूज नहीं करना है आपको, रेड पेन का यूज नहीं करना। मैंने आपको दिखाने के लिए रेड पेन लगाई है, आप ब्लैक पेन से ये अगर चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो ब्लू पेन से लिखो। जिस पेन से आप काम कर रहे हो उसी पेन से आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो, इतना अगर आपने लिख दिया, ये फिक्स फॉर्मेट है, तो आपके 5 में से आपको कम से कम 2 नंबर तो आपके फिक्स हो गए। अब आगे क्या करना है, आगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और यहां पर आप देख पा रहे हो ना, ये पंक्ति फिक्स है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। केवल आपको इतना बदलना है, क्या बदलना है, यहां से लेके यहां तक बदलना है। क्यों? क्योंकि इस पर कार्यालय का कोई दूसरा नाम आएगा।
अगर यही आ जाता है तो आपको यही लिखना है, नहीं तो कार्यालय का नाम बदलना है और केवल आपको विषय बदलना है, बस ये। भाई यहाँ पर तो फर्नीचर की मरम्मत के लिए, लेकिन आ सकता है कि आपके स्कूल में, आपके कार्यालय में स्टेशनरी की सामग्री मंगवानी है तो हम यहाँ पे स्टेशनरी सामग्री लिखेंगे। अगर यहाँ पे नया फर्नीचर मंगवाना है तो नया फर्नीचर। अगर आपसे कहा जाए कि आपको कंप्यूटर मंगवाना है कंप्यूटर सेट के लिए, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर सेट लिखेंगे। ठीक है, तो वो आपको लिखना है। बाकी जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ना, वो फिक्स है, इसको रख लो, ये फिक्स लाइन है। कार्यों हेतु प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। आगे लिखना, निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में शुल्क जमा कराकर प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो काम करने वाली फर्में हैं वो फर्म उस कार्यालय से संपर्क करेगी और कहेगी भाई हम आपको ये सामान की आपूर्ति करेंगे, हम आपको ये सामान ला के देंगे, आप हमें फॉर्म दे दो ताकि हम फॉर्म भर के और हमारे जो प्राइस है, वो हमारी जो रेट है ना चीज़ों की, वो आपको बता देते हैं। फिर अगर हमारा ठेका खुल गया तो फिर हम आपको ये सामग्री ला के दे देंगे। तो वो ये भाषा ये लिखी है। अब देखो, अब आपको एक टेबल बनानी है, वो टेबल यहां बनानी है, आपको एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में 5 कॉलम बनाना है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5 कॉलम। ये फिक्स होते हैं 5 कॉलम, ना तो इससे ज्यादा ना इससे कम। समझना है, जो पहला जो कॉलम होता है ना, वो होती है क्रम संख्या। आप देख पा रहे हो ना, क्रम संख्या। अब इसमें जितना सामान मंगवाना है उतनी क्रम संख्या रहती है। मान लो एक ही सामान है तो क्रम संख्या 1 ही रहेगी। 2 आइटम मंगवानी है तो 2 क्रम संख्या हो गई। 3 आइटम मंगवानी है तो टेबल और बड़ी बनेगी और यहां क्रम संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पे कार्य का विवरण। कार्य का विवरण यही आपको लिखना है, कार्य का विवरण। कार्य का विवरण से तात्पर्य है कि जो काम आपको करवाना है, जैसे कि हमें लकड़ी की कुर्सियों की मरम्मत करवानी है, दूसरा काम हमें लोहे की टेबल की वेल्डिंग करवानी है, तीसरा काम आपको और अगर कोई कार्य करवाना है तो वो यहां पे हो जाएगा। तो ये हो गया कार्य का विवरण। तीसरा होता है अनुमानित लागत। अनुमानित लागत का मतलब ये होता है कि भाई हमें लकड़ी की कुर्सियों की जो मरम्मत करवानी है ना, इस पर हम 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, मतलब 2 लाख रुपए का बजट है हमारे पास, तो वो अनुमानित लागत कहलाती है। आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख सकते हो, 2 लाख रुपए लिख सकते हो, 2.5 लाख रुपए लिख सकते हो, 3 लाख रुपए लिख सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी लिखे, लेकिन अनुमानित लाखों में लिखना है। ठीक है, ऐसे। तो इसका 2 लिखा, इसका थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा करके लिखना है। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है बच्चों, धरोहर राशि। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या होता है। भाई देखो, ये काम जब करके वो जो फर्म जब देगी ना, तो उसको ये 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनुमानित है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ठेका लेके चला गया, लेकिन अगर वो टाइम पे काम नहीं पूर्ति करके नहीं देता है तो उसको पेनल्टी क्या लगेगी। तो इसीलिए इससे पहले एडवांस में कुछ रुपए जमा करवाया जाता है, तो उसको 2 लाख पर जो है वो 4,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे उसको। 3 लाख है तो उसे 6,000 रुपए, 1 लाख है तो 2,000 रुपए। तो आप मान रहे हो ना, जैसे 20% जो है वो उसे जमा कराना पड़ेगा। तो पहले ये व्यक्ति इतना जमा करवाएगा, वो धरोहर राशि कहलाती है। मतलब उस कार्यालय में जमा कराओ, कल को तुम नट गए तो तुम्हारे ये पैसे कार्यालय में जमा रहेंगे, फिर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये धरोहर राशि होती है। तो 1 लाख पर आप 2,000 रुपए मान लेना। 1 लाख पर कितना मानना है, 2,000। तो उसके हिसाब से आप जितना लाख मानो उसके हिसाब से यहां पे लगा देना। और लास्ट में जो है ना अवधि, ये समय होता है कि भाई आपको ये काम कितने समय में करके देना है, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, वो आपको यहां लिखना है। अब देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो में मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा, समझा दूंगा। अब उसके बाद नीचे बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है, एक शर्तें लिखना जरूरी है भाई, शर्तें मत भूलना। निविदा में शर्तें लिखी जाती है और 3 शर्तें तो आम है। क्या, निविदा सशर्त स्वीकार नहीं होगी। कल को कोई ठेकेदार अगर कह दे किसी फर्म को कि भाई हमारी ये शर्तें रहेगी, नहीं, आपकी कोई शर्त मान्य नहीं होगी। ये निविदा लिखते समय आपको लिखना है। दूसरा, बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा। भाई किसी की भी निविदा निरस्त की जा सकती है। और तीसरा, न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा। अगर कार्यालय जयपुर में है तो न्यायिक क्षेत्र जयपुर लिखना है। अगर वहां पे ऊपर अपने जिला शिक्षा कार्यालय लिखा है ना जयपुर, वहां अगर जोधपुर है, देखो जैसे यहां पर आपने लिखा है ना, यहां पे देखो, अरे क्या प्रॉब्लम है भाई इसको, यहाँ पे देखो कि हमने जयपुर लिखा है, इसलिए वो न्यायिक क्षेत्र हमने जयपुर बताया। अगर यहाँ पे जोधपुर है तो आपको वहां लिखना है न्यायिक क्षेत्र जोधपुर होगा। अगर वहां पे कोटा है तो आपको लिखना है न्यायिक क्षेत्र कोटा होगा। जहां का शहर उसी का न्यायिक क्षेत्र आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो ये 3 शर्तें हो गई। और इसके बाद में यहां पर हस्ताक्षर कौन, जो जिस कार्यालय का जो अधिकारी है, मुख्य अधिकारी, वो करेगा। तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयपुर, तो यहाँ पे उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। आपको हस्ताक्षर करने नहीं है, खाली इतना लिखना है कॉपी में बस।
कोष्टक में हस्ताक्षर लिख देना है, नाम लिख देना है, जिला शिक्षा अधिकारी पद का नाम लिख देना है और छोड़ देना है। बस आपको हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्मेट है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में पूरा फॉर्मेट एक ही बार में सेट हो जाए। बस देख लो, ये निविदा का फॉर्मेट है भाई। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठेगा। बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हो, अगला जो वीडियो है वो कौन से प्रारूप पर आप चाहते हो मुझे बता देना, ताकि मैं वो तैयार करके आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।